आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे विविधता की समझ। यह अध्याय पहला है और इस अध्याय का यह दूसरा हिस्सा है। और इस हिस्से में हम पढ़ेंगे भारत में विविधता। प्राचीन काल में लोग प्रवास कैसे करते थे? लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा क्यों करते थे? मिश्रित संस्कृति का उदय, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास, भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में विविधता है और इस विविधता में हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। वास्तव में अगर देखेंगे तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम भाषा बोलते हैं, हम मराठी भाषा बोलते हैं, हमें कुछ चाहिए तो हम उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमको वो भाषा का ज्ञान है। उसी तरह से तेलुगु भाषा, गुजराती भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम, ये भाषा भी होते हैं, हमारे जैसे वो बात करते हैं, लेकिन उनके शब्दों या उच्चार अलग हो सकते हैं। वो हम खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, लेकिन हमारे खाने के कुछ मेनू होते हैं या खाने की कुछ टेस्ट होती है, वो अलग होती है, लेकिन एक ही प्रकार के खाने होते हैं। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, मुस्लिम लोग रमजान ईद मनाते हैं। तो इस तक प्रकार के कुछ त्यौहार होते हैं। क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो त्यौहार मनाते हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग नाम हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा आस्था एक जैसी होती है। भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, बौद्ध होते हैं, जैन, ईसाई, सिख, इस प्रकार के कई धर्म होते हैं। तो ये धर्म भी धर्मों में हम पालन करते हैं। तो क्या है, ये वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन क्या है, हम अलग अलग तरीक़ों से वो करते हैं और इसीलिए वो हमको अलग अलग नजर आते हैं। हम विविधता को कैसे समझें? तो यह हमारे सामने एक प्रश्न है। तो इसको समझने के लिए देखेंगे कि प्राचीन काल में लोग प्रवास कैसे करते थे। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग यात्रा करते थे। लेकिन वो कैसे करते थे? वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर वो यात्रा करते थे। कि जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि समुद्री यात्रा भी हो सकती थी, जमीन पर भी यात्रा हो सकती थी, और अलग अलग तरह से वो यात्रा कर सकते थे। और ये यात्रा करने के कुछ कारण भी होते थे। कुछ लोग खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में रहते थे और इसीलिए वो यात्रा करते थे। और यात्रा में बहुत ही समय लगता था और इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। कुछ व्यापार के लिए भी यात्रा करते थे। कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, क्योंकि उनके इलाके में सूखे और अकाल अगर पड़ जाते थे तो। कुछ काम की तलाश में, तो कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे और इस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। अगला प्रश्न है, मिश्रित संस्कृति का उदय कैसे होता है? तो लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म, इन चीज़ों में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था और इस तरह से उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है। जब यह ग्रुप अलग है, यह ग्रुप अलग है, जब ये दोनों ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो इनकी अलग संस्कृति निर्माण हो जाती है। और कई तरह से ऐसे समुदाय एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनकी संस्कृति एक अलग बन जाती। तो इस तरह से धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति निर्माण हो जाती। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास भी होता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है।
और इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। दोस्तों, जैसे कि आपकी किताब में प्रश्न दिए गए हैं, सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं, तो उनकी आपको सूची बनानी है। दूसरी बात है, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाएं जिनके आप कुछ शब्द भी आप जानते हैं, तो इस तरह से आपको उन भाषाओं की यादी बनानी है, सूची बनानी है। दोस्तों, यहाँ अपने सामने एक मुद्दा है, भौगोलिक स्थितियों से सामंजस्य। लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्यों फर्क होता है, देखिए अभी कहाँ का फर्क होता है कि लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होता है। पहाड़ी इलाकों में लोग अलग कपड़े पहनते हैं और समुद्री इलाके में या समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों का पोशाक अलग हो सकता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होता है, बल्कि जिस तरह का वो काम करेंगे उसमें भी विभिन्नता होती है। और शहरों की और ग्रामीण इलाकों की अगर बात करेंगे तो शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से जुड़ा हुआ है। अभी ये इसीलिए भूलते हैं क्योंकि उनका जीवन ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि खेती में किस तरह से सब्जी उगाई जाती है, किस तरह से फसल ली जाती है। उन चीज़ों से वो अनजाने होते हैं। अगर अपने को इस चीज़ों को समझना है तो हम भारत के दो भागों को समझने की कोशिश करते हैं, और वो दो भाग हैं लद्दाख और केरल। और इन उदाहरणों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको एटलस में भारत का नक्शा देखना है, उसमें ढूंढना है ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर है, लद्दाख और केरल। और इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी भी आपको सूची बनाना है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग इलाकों में भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से हमारे सेहत पर या हमारे परिस्थिति पर प्रभाव डालते हैं। कि जिस इलाके में पहाड़ी इलाका होता है, फसल की कमतरता होती है, फसल करने लायक जमीन नहीं होती है, उस इलाके के लोग बहुत ही काटक होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन जिस इलाके में यही सुविधा है, जैसे मतलब खेती के लिए ज़मीन है, पानी है, सब सुविधा उपलब्ध होते हैं, उस इलाके के लोगों में ये सुविधा प्राप्त होने के कारण इतनी मजबूती नहीं दिखती। तो वो क्या होता है कि भौगोलिक स्थिति का भी मानवीय स्वभाव पर या मानवीय परिस्थिति पर परिणाम या प्रभाव होता है। दोस्तों, लद्दाख और केरल का तुलनात्मक अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, और हम यहाँ रुकते हैं।